मैं 10 PM नाचीज खाकसार को कहते हैं आसिफ मलिक रियाज। नाजरीन, कल के कांटेदार मुकाबले के बाद आज अब तक खैर सरकारी तौर पर तो नताइज का ऐलान नहीं हो गया, लेकिन गैर सरकारी तौर पर यह कहा जा सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाने जा रही है आज़ाद कश्मीर में। अब जो ओवरऑल अब तक जो स्टेटस अपडेटेड स्टेटस मेरे पास है उसमें 45 में से 44 जो नशिस्तें थी उनके ऊपर जो गैर हतमी नतीजा आया है उसके मुताबिक तकरीबन 25 नशिस्तों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बढ़तरी हासिल कर चुकी है। 11 नशिस्तों पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बढ़तरी हासिल रखी, अपना अपना मैदान मारा। उसके बाद जी अब मुस्लिम लीग नून ने 6 नशिस्तों के ऊपर जो है सबकत हासिल की। इसके अलावा NA-16 के नताइज रोक लिए गए हैं और ये इलेक्शन कमीशन ने हल्के NA-16 के नताइज इसलिए रोके हैं क्योंकि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ये नताइज पोलिंग स्टेशंस के दौरान जो झगड़े के दौरान जो बैलेट पेपर्स फटे और वो ज़ाया हुए उसके बाइस रोके गए हैं, जिनका जो ऐलान है प्रॉबेबली वो आज रात तक या कल सुबह तक कर दिया जाएगा कि दोबारा पोलिंग का फैसला कैसे होगा और कब उसकी पोलिंग होगी और क्या उस हवाले से कहा जाता है। तो ये तो खैर हमें बिल्कुल आइडिया हो जाएगा। लेकिन हमने देखा कि खैर शेख रशीद साहब तो कल रात से ही बहुत ज़्यादा पुरुमीद थे कि हम जीत जाएंगे और भी बहुत सारे ऐसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान काफ़ी पुरुमीद थे कि वो जीत जाएंगे और वैसा ही हुआ और उनके पहले से बयान आना शुरू हो गए थे। लेकिन इसी के साथ साथ एक गीत, एक दोबारा से संगीत कह लीजिए, गीत कह लीजिए, दोबारा से नारे कह लीजिए, वही खलिश कह लीजिए जो अक्सर जितनी भी दीगर जमातें हैं उनकी तरफ से सुनने को मिलती है और वो दोबारा इस दफ़ा मिल रहा है कि धांधली हुई है और इसी वजह से इस दफ़ा का जो इलेक्शन है वो एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा। मरियम नवाज साहिबा उन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया और बिलावल भुट्टो साहब ने भी इसको प्रॉपरली रिजेक्ट कर दिया है कि ये प्रॉपर धांधली का सहारा लिया गया और इंतशार का सहारा लिया गया। ये खास तौर पे मरियम साहिबा ने फरमाया। अब आज के प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे सबसे पहले तो जानने की कि कौन सा वो उम्मीदवार होगा जिसे नया वजीर आजम आज़ाद कश्मीर बनाया जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। इसके ऊपर हो सकता है हम आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दें यहाँ पे, अभी हमें ज्वाइन करेंगे हमारे तज्जियाकार और उसमें हम डिस्क्लोज करेंगे कि कौन वो नाम हो सकता है जो बेसिकली अब लीड करेगा आज़ाद कश्मीर में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पहली दफ़ा मौका मिला है आज़ाद कश्मीर में परफॉर्म करने का, तो इस हवाले से भी हम बात करेंगे। इसके साथ जी और हमने ये रिगिंग के ऊपर भी बात करनी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या मौक़िफ़ है, बाकी जमातों का क्या मौक़िफ़ है, तो इसके ऊपर आज हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, बात करेंगे। मुझे बताया जा रहा है नदीम कुरैशी साहब ने मुझे ज्वाइन किया है, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पंजाब लाहौर से। जी सर, नदीम भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपको सबसे पहले तो मुबारक हो, गैर सरकारी तौर पर तो आप इस वक्त जीत चुके हैं और जश्न भी मनाया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। तो क्या कहेंगे ओवरऑल इलेक्शंस के ऊपर, बिकॉज बात की जमातों ने तो सर रिजेक्ट कर दिया है, वो तो कह रहे हैं जी आपने धांधली की है, इंतशार फैलाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ। सबसे पहले तो जी अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने हाँ। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को, जो उन्होंने आज से को 25 साल पहले अपनी स्ट्रगल शुरू की, हाँ। आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान के हर हिस्से में उनकी तहरीक इंसाफ का बोलबाला हो रहा है। दूसरी बात यह है कि जो अपोजिशन के लोग शोर मचा रहे हैं जी, उनको सबसे पहले अपनी पॉलिसियों को देखना चाहिए। ओके। मैं समझता हूँ मकबूजा कश्मीर में जो हालात पिछले 74 ईयर से और बिलखुसूस पिछले 3-4 साल से मोदी सरकार के आने के बाद वो हिंदवाता ज़हनियत जिसने मकबूजा कश्मीर में बसने वाले मुसलमान बहन भाइयों की नस्ल कशी की कोशिश की, वहाँ लॉकडाउन किए, उनको जुल्म और इस्तिबदाद का शिकार बनाया, उनकी आवाज जिस शख्स ने उठाई उसका नाम इमरान खान है। ठीक है। यूएनओ में दुनिया भर के प्लेटफॉर्म से पूरी कौम में हर जुमे को कश्मीरी भाइयों के लिए यकजहती के जो शेड्यूल दिए गए, और मैं समझता हूँ एम्बेसडर ऑफ द कश्मीर का जो नाम भी इमरान खान साहब को इसीलिए मिला, आजाद कश्मीर के लोगों ने खान साहब की उस पॉलिसी को इंडोर्स किया। अहम तरीन बात यह है कि आज पाकिस्तान में ये पहली बार हुआ कि लोगों ने नजरिए पर वोट दिया, लोगों ने नेशनल इश्यूज पर वोट दिए। यहाँ अब नाली बनाने पर और गली बनाने पर और सीवरेज नहीं, आपको नहीं लग रहा कि वही एक रिवायत जो चलती आ रही थी कि जिसकी हुकूमत पूरे पाकिस्तान पर होगी उसी की हुकूमत आजाद कश्मीर में होगी, वही शायद वही सिलसिला रहा हो? आपको नहीं लगता? ऐसा नहीं। देखिए मैं आपको बात करूं, आपने देखा कि मरियम नवाज ने मुकम्मल कैंपेन की, बिलावल जरदारी साहब ने मुकम्मल कैंपेन की,
इससे पहले जो बाई इलेक्शंस हुए, ये भी पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ कि गवर्नमेंट में होते हुए हमने इदारों को इतना आजाद किया, लोगों को राय देने के लिए इतना आजाद रखा कि कुछ बाई इलेक्शंस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शिकस्त हुई। इस पर यही अपोजिशन के तमाम रहनुमा बगले बजा रहे थे कुछ अर्सा पहले तक कि जी नवाज शरीफ के बयानिए को और बड़ी तकवीत मिल रही है। अब जब कश्मीर के लोगों ने इनका एटीट्यूड देखते हुए, देखें कश्मीर के लोग भले वो आजाद कश्मीर के हो, बहुत सारे आजाद कश्मीर की तो 30-40% पॉपुलेशन की अजीजदारियां और रिश्तेदारियां अभी तक मकबूजा कश्मीर के लोगों में है, इनका वहां आना जाना था। इन लोगों को जिस सबसे बड़ी पाकिस्तान के डिसिप्लिन इदारे से प्यार है वो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज है। मैं मुल्तान का रेजिडेंशियल हूँ, मुल्तान से रुकन असेंबली हूँ, मेरे हल्के में भी LA42 वैली 3 की एक पंजाब में बसने वाले कश्मीरी मुहाजिरीन की सीट है। मैं उस पूरे इलेक्शन में खुद इन्वॉल्व था। अच्छा। मैंने जिस कश्मीरी से बात की उनके मुंह पर एक ही लफ्ज था कि जी नवाज शरीफ का पाकिस्तान के आला तरीन इदारे के खिलाफ इनका बुग़्ज़, इनकी गुफ्तगू हमारे लिए काबिल बर्दाश्त नहीं है। सर पीटीआई के जब जो रहनुमा थे उनसे जब मैंने बात की कल की ट्रांसमिशन में, तो मुझे बताया गया, उनकी तरफ से ये कहा गया कि हमारे आप पावर शोज देख लें, चाहे वो PMLN के लोग थे, PP के लोग थे, कि हमारे आप पावर शोज देख लें, कितने हमारे लोग थे, उसके बावजूद जो है, बल्कि मैं निसार चीमा साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, पहले उनको भी वेलकम कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम जी। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। निसार साहब आप मसरूफ थे, लेकिन बड़ी ज़य नवाजी आपकी सर कि आपने हमें मौका दिया आपसे बात करने का। अच्छा निसार साहब, थोड़ा सा पहले आपका मैं रिव्यू ले लूं, फिर मेरे पास कुछ सवाल हैं करने को आपसे भी, और नदीम कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं PTI से। सर आप कैसे देखते हैं इस इलेक्शन को, पहले तो प्लीज बताइएगा। मुझे तो लग रहा है कि आप लोगों ने शायद रिजेक्ट कर दिया प्रॉपरली, बल्कि मरियम साहबा कह ही चुके हैं ऑलरेडी। आप क्या राय रखते हैं इस हवाले से? देखिए मेरी राय की बात नहीं है, पूरी कौम ने देखा है कि एक तरफ आप देखें कि मरियम नवाज साहबा के जलसे जिनका जो कोई जवाब नहीं है, कोई मिसाल नहीं है, अनप्रेसिडेंटेड, ठीक है, और जो क्राउड था और 4 लोगों का जोश व खरोश देखें, उनके उसके मुकाबले में PTI के पास क्या था? यानी अब अली में गंडापुर की बदजुबानी, उनकी बेहूदगी, उनकी गालम गलोच। बात यह है कि उनके जलसे तो थे ही नहीं। इमरान खान साहब जहाँ वहाँ गए हैं तो वो जलसियाँ थी छोटी छोटी कॉर्नर मीटिंग जैसी होती हैं, कोई मुकाबला नहीं था। अवाम की राय, अवाम की ताईद, अवाम का जोश खरोश पूरी तरह हमारे साथ था। अच्छा। और दूसरी तरफ ये कितनी बदकिस्मती की बात है कि देखें आर्मी की गाड़ी के ऊपर अगर PTI के झंडा लगा हुआ हो, और वहाँ ये देखें ये किस कदर अफसोसनाक है कि कौमी इदारे की गैर जानबदारी को ये मुतराज़े बनाने वाली जो कोशिशें हैं, ये इस तरह के काम जो है किस कदर अफसोसनाक और मुल्क और कौम के लिए किस तरह खतरनाक है। देखें बात ये है कि ये रिजल्ट जो है ये अवामी राय को बिल्कुल ये उसके बिल्कुल मुतलात है। सच्ची बात ये है, इसको कौन एक्सेप्ट करेगा? कौन एक्सेप्ट करेगा? ठीक हो गया। अच्छा ये नदीम कुरैशी साहब ने पता है क्या कहा है सर? मैं थोड़ा सा वो ये कह रहे हैं कि अवाम ने, कश्मीर के अवाम ने नजरिए को वोट दिया है कि इमरान खान साहब ने कश्मीरियों की आवाज बहुत उठाई है पूरी दुनिया में, इस वजह से उनको वोट दिए गए हैं इमरान खान साहब को और PTI को। यानी नजरिया कौन सा? जो यानी कि इमरान खान साहब का ये नजरिया कि उन्होंने कहा कि वो मोदी की जीत की, उसकी फतह की ख्वाहिश का इजहार करते रहे। सर वो मोदी की पूरी जो मोदी के हवाले से मेरी बात सुन ले ना, मेरी गुजारिश सुन ले। उन्होंने उनके वज़ीर ने कहा कि आर्टिकल 370 जो है वो हिंदुस्तान का अंदरूनी मामला है। उन्होंने ये कहा कि ये है कि हम बाद में ये इस तरह का एक नया नजरिया पेश कर दिया कि हम रेफरेंडम करवाएंगे और जिसमें खुद मुख्तार कश्मीर की भी गुंजाइश होगी। कौन सा ये हमारा जो तारीखी जो हमारा एक असूली मौक़िफ़ था, क्या उससे बिल्कुल फ्री इनराफ नहीं है? सर अब ये मैं सर आपके ऊपर एक ब्लेम कह लीजिए, या एक अक्सर जो पॉइंट रेस किया जाता है आपके हवाले से, वो ये कहते हैं जी नवाज शरीफ साहब की तो दोस्तियां थी मोदी साहब के साथ, वो तो घर आते थे, वो तो शादियों पे आते थे, तो हमेशा से PMLN को टारगेट किया जाता है। बल्कि शेख रशीद साहब ने बड़ा टारगेट किया है नवाज शरीफ साहब को भी, मरियम साहिबा को भी, कि जी आपकी तो दोस्तियां हैं। आपको पता है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा इसके बारे में? ये फरमाए। देखिए गुजारिश ये है कि हिंदुस्तान में मोदी से भी कोई बदतर ये पाकिस्तान दुश्मन को आ जाए, उसको एंगेज करना पड़ता है, मुज़ाकरात करने पड़ते हैं, बातचीत करनी पड़ती है। लेकिन क्या मियां नवाज शरीफ ने, मुस्लिम लीग नून ने या 22 करोड़ अवाम में से किसी ने सवाए इमरान खान के क्या मोदी की फतह की ख्वाहिश का इजहार किया? मुझे बताइए। असल बात, असल दोस्तियां तो ये है। फिर ये है कि कौन ये है कि इसके कुलभूषण यादव का एक वकील बन गया है,
कौन उसको ये कि गैर मामूली रियायतें देने के लिए गैर मामूली कानून साजी करवा रहा है? किसने ये पार्लिमानी रवायात को पामाल किया है? मुझे बताइए जरा। ठीक है, मैं बल्कि नदीम कुरैशी साहब के इस पे कमेंट ले लेता हूँ। जी नदीम भाई क्या कहते हैं? वो तो कह रहे हैं जी धांधली भी की है आपने, वो तो कह रहे हैं आर्मी की गाड़ी पे भी झंडा था, उसको भी आपने मुतनाज़ा बना दिया है, इंडियन थोड़ा सा वो भी एजेंडा आपकी तरफ उन्होंने मोड़ दिया है। मैं अब कोशिश करूंगा पॉइंट टू पॉइंट बात करूं। पहली बात ये है, जी हमारे लिए ये बड़े अफसोस की बात होती है जब हम हकाइक को त्रोड़ बरोड़ के पेश करते हैं। अच्छा ठीक है, वो आर्मी की गाड़ी नहीं थी। इलेक्शन कमीशन ने प्राइवेट बसेस, प्राइवेट वैन इलेक्शन कमीशन हायर करता है तमाम इंतखाबात में, चूंकि इलेक्शन कमीशन के पास इतना बड़ा मैकेनिज्म आर्मी की गाड़ी थी नहीं, ठीक हो गया ना। वो गाड़ी प्राइवेट गाड़ी थी, उस प्राइवेट गाड़ी पे अगर किसी शख्स को झंडा लगाया हुआ था, और यही तो वो पॉइंट सेट है। एक तरफ ये मरियम नवाज कहती है मैं गुजरी तो आर्मी के जवान ने मुझे अपनी गाड़ी में मुझे सलूट किया, और दूसरी तरफ ये उस एक गाड़ी को जो प्राइवेट गाड़ी थी जो सिर्फ इलेक्शन कमीशन ने हायर की थी उसको इशू बनाकर बात कर रहे हैं। दूसरी बात इन्होंने की कि जी इमरान खान साहब ने 370A को हिंदुस्तान का अंदरूनी मामला करार दिया। जनाब अली लोगों को बेवकूफ ना बनाए। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने उस कानून साजी के बाद जिसमें मकबूजा कश्मीर के लोगों के साथ जुल्म और जबर किया गया, पहली बार ऐसा किया कि उनके साथ तमाम अपने ताल्लुकात, इकोनॉमिकल एंगेजमेंट सारी कैंसिल की। इवन पाकिस्तान की टीमों ने इंडिया के साथ खेलने से इनकार किया। पाकिस्तान में जितने उनके मीडिया हाउसेज या प्रोग्राम नशर कर रहे थे वो सारे क्लोज किए गए। वाक़ा से जो करोड़ों रुपए की यहाँ सुबह जब लाहौर में लोग उठते थे सोकर, और जो वहां से वेजिटेबल्स और चीजें यहाँ खड़ी होती थी लाहौर की मंडियों में, वो सब इमरान खान ने क्लोज किए हैं। ये इमरान खान की जरूरत है। और जहां तक ये फरमाते हैं कि जी मोदी की जीत पर खुशी का इजहार, भाई उन्होंने एक राय दी थी कि हो सकता है ये शख्स अगर जीत जाए, वहां 2 लोगों का मुकाबला था, ठीक है, राजीव गांधी के बेटे का और मोदी का। तो उन्होंने एक राय दी थी कि अगर ये शख्स जीत गया तो शायद कश्मीर का मसला हल हो जाए। अच्छा, जिनको अपने घर टब्बर के टब्बर बुलाकर, मैं टब्बर का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये लफ्ज बड़ा पॉपुलर हो गया पंजाब में अब। ठीक है जी, तो मैं पंजाब के लोग कहते हैं, क्लियर कर दूं। तो इन्होंने मोदी की पूरी फैमिली को बुलाकर जो प्रोटोकॉल दिया बगैर वीजों के, बगैर पासपोर्ट्स के, तो आज आप देखें अफगानिस्तान के जिन लोगों से नवाज शरीफ ने मुलाकातें की लंदन में, ये सारे इम्पैक्ट आए हैं। ये इस बात का जवाब क्यों नहीं देते जब ये बाई इलेक्शन जीतते हैं, तो ये क्यों? ये बल्कि मैं निसार साहब से पूछ लेता हूं। चले, निसार साहब बड़े सीनियर रहनुमा हैं, इस पे बिल्कुल उनका कमेंट ले लेते हैं। निसार साहब, नदीम कुरैशी साहब ये कह रहे हैं कि आप जब बाई इलेक्शन जीतते हैं, जहां जहां आपकी जीत हुई वहां आप कहते हैं धांधली नहीं हुई, जहां आप हार जाते हैं वहां आप कहते हैं धांधली हुई है। ये इनका एक पॉइंट है, सर क्या कहेंगे? असल बात ये है, देखें बाई इलेक्शन जो है ना, बाई इलेक्शन में ये आप अंदाजा फरमा लें कि यहाँ पे अमूमन ट्रेंड ये होता है कि हुकूमती पार्टी जीत जाती है, लेकिन बाई इलेक्शन सारे के सारे, तकरीबन सारे के सारे, अगर ये हुकूमत के खिलाफ मुस्लिम लीग नून जीतती है तो ये अंदाजा कर लें कि लोगों में किस कदर नापसंदीदगी है हुकूमत के लिए, किस कदर ये है कि बल्कि नापसंदीदगी नहीं। वो ये कह रहे हैं कि वहां धांधली का नारा नहीं लगाते सर, वहां धांधली नहीं करते। बात ये है कि ये देखें, दूसरी बात यह है कि क्या आजाद कश्मीर में क्या पूरी कौम ने नहीं देखा कि मरियम नवाज के जलसों के मुकाबले में इमरान खान की छोटी छोटी जलसियां, यानी जो हमारी कॉर्नर मीटिंग से भी छोटी थी, क्या ये है कि इससे अवाम की ताईद और हमारी का पता नहीं चलता, अवाम के मूड का पता नहीं चलता, अवाम की ख्वाहिश का और उनकी राय का इजहार नहीं होता। इसके बावजूद अगर रिजल्ट इसके बिल्कुल आते हैं तो क्या उन रिजल्ट के ऊपर बहुत बड़ा सवाल। अच्छा, ये मैं आपका एक और पॉइंट लेकर जाता हूं। बल्कि नदीम कुरैशी साहब, एक ये अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से हमने देखा कि काफी एक उन्होंने मेरे ख्याल में ऐसी बातें की जो नहीं करनी चाहिए थी। इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता अखलाक की भी उन्होंने काफी धज्जियां भी खेरी। उसके बाद बल्कि अब्दुल रशीद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि वो इमरान खान साहब के साथ वहां आए क्यों थे। एक तो ये बताइएगा कि अली अमीन गंडापुर साहब का पूरा एक सिलसिला रहा, उसके बावजूद आपके जो जलसे थे उसमें देखा गया जी ग्राउंड खाली हैं, लोग बहुत ज्यादा नहीं आए लेकिन कम आए PMLN की बदौलत। अगर बात करें, आप इसको कैसे देखते हैं? अब निसार साहब का ये पॉइंट वैलिड है कि जलसे हमारे बहुत तगड़े थे, रिजल्ट हमारा उस हिसाब से सबसे तीसरे नंबर पर आ गया। मुझे समझ आया कि कौन से इनके जलसे तगड़े थे और कौन से जो हमारे जलसों में कुर्सियां खाली थी। देखें, कंप्लेन करने की आजादी हर शख्स को होती है। ठीक है जी, मैं आपको बड़ा वाज़ेह बता रहा हूँ, मैंने एक इलेक्शन में खुद में पार्ट रहा हूँ, LA 42 वैली 3 में। इनकी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, इनकी सिर्फ फोटो सेशन था। ठीक है जी। अच्छा, ये चेक कीजिएगा, नदीम साहब की क्या लाइन ड्रॉप हुई है, प्लीज मुझे बताइएगा।
अच्छा निसार साहब, मुझे जरा ये बता, अच्छा सरबुलंद साहब ने भी ज्वाइन कर लिया, चलो उनका भी कमेंट ले लेते हैं, फिर मैं निसार साहब की तरफ वापस जाना चाहूंगा। जी अस्सलाम वालेकुम सरबुलंद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। सरदार सरबुलंद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने एक दफा फिर ज्वाइन किया, काफी अरसे बाद आपसे बात हो रही है। अब सर, ये बिलावल भुट्टो साहब ने तो इलेक्शन को रिजेक्ट कर दिया है, हमारे साथ हमारे मोहतरम निसार अहमद चीमा साहब भी मौजूद हैं, मोहतरम नदीम कुरैशी साहब भी मौजूद हैं पीटीआई से, आप पीपल्स पार्टी की तरफ से रहनुमाई करेंगे। सर इलेक्शन क्यों रिजेक्ट कर दिए? वो तो कह रहे हैं जी हमारे नजरिए की जीत है, इमरान खान साहब ने कश्मीरियों के लिए जो आवाज उठाई थी उस वजह से लोगों ने वोट डाले हैं, आप क्यों उसको रिजेक्ट कर रहे हैं? जिमनी इंतखाबात वगैरह आप जीत जाते हैं, उसको आप धांधली का नाम नहीं देते, आजाद कश्मीर में आपने धांधली बोल दिया सर, तो क्या सिलसिला क्या है, आपको क्या लग रहा है? मलिक साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इस इलेक्शन को रिजेक्ट इस बुनियाद पर कर रहे हैं कि कश्मीर के अंदर आपने देखा जो अली अमीन गंडापुर ने जिस तरीके से दिदा दिलेरी से जो उनको इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा उनके खिलाफ ये हदायत जारी कर दी कि आप यहाँ से निकल जाओ, आपके जितने भी वहाँ पे आरोज मुझे बताइएगा और लाइन पे सर। जी 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 जो था उस पे असरअंदाज हो रहा था। तो इस हवाले से आपको पता है कश्मीर में जब तमाम फेडरल मिनिस्टर वहाँ पे बैठे हो, वफाक के सारे वजीर वहाँ पे बैठे रहे, तो धांधली तो लाजमी है। मगर आप देख रहे हो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये इलेक्शन भारी अक्सरियत से जीत रही थी। अभी भी आप देख रहे होंगे कि अगर ये धांधली ना होती तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 22 से 30 सीट होते। अच्छा। आज वो यहाँ पे इंशाल्लाह हमारे जो 2 सीटों पे अभी भी गिनती चल रही है, रिकाउंटिंग में इंशाल्लाह वो भी हम जीतेंगे। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज अवाम ने देख लिया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद वो पार्टी है जो कहती है, जो मंशूर है उसी पे अमल करती है। और आपने देखा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अगर ये हालात रहा, इनकी जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत है जो पिछले 3 सालों से उन्होंने जो मुल्क में तबाही मचाई है, इंशाल्लाह आने वाले दौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भारी अक्सरियत से अच्छा चले वो मैं उस आने वाले दौर के ऊपर हम दोबारा, अभी अब आगे मेरे पास एक मौजूद उस पर हमने बात करनी है फ्यूचर के बारे में। अभी मुझे एक पॉइंट आपसे और सरबुलंद साहब जरा रोशनी डालिएगा कि आपने ये कहा कि खासतौर पर जो 20 से 22 सीट्स हम जीत सकते थे, ये किस बेस पे आप कह रहे हैं 20 से 22 सीट्स? आपको कैसे लगता है? क्योंकि पहले पीएमएल-एन की हुकूमत थी, विफाक में इस वक्त पीटीआई है, आपको क्यों लग रहा है कि आपकी 22 सीट्स हो सकती हैं? मलिक साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अवाम ने देखा कि जब पीएमएल-एन की हुकूमत थी तो लोग अवाम रुल रहे थे। फिर उसके बाद एक नया नारा, नया पाकिस्तान का नारा तहरीक इंसाफ ने दिया, जिसके बाद 3 सालों में अवाम के वो नए पाकिस्तान का जो नारा था वो अब तमाम नौजवान इस पे मुतफिक हो गए। पाकिस्तान का अवाम मुतफिक हो गया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद वो पार्टी है जो नौजवानों के लिए काम करती है, जो बेरोजगारों के लिए काम करती है और जो कहती है वो हुकूमत में आके करके देती है। तो इस बुनियाद पर ये सीटें हम कहते हैं कि हमने जीतना था। अगर ये धांधली ना करते, ये सरकार की मशीनरी इस्तेमाल ना करते, तो ये पार्टी कश्मीर में हमारी हुकूमत होती। जी जी नदीम कुरैशी साहब, सर नदीम कुरैशी साहब। जनाब अली जी जी सर, ये पीपल्स पार्टी की तरफ से सरदार बुलंद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है, ये कह रहे हैं कि जी 22 से 23 सीट्स तो सिर्फ पीपल्स पार्टी की बनती थी प्रॉपरली, जिनको हमसे छीना गया है और सिर्फ 11 तक हमें महदूद कर दिया गया है। पीपल्स पार्टी को आप किस तरह देखते हैं इस इलेक्शन में, आपको क्या लग रहा है? एक तो मैं कर्ज करूं, गुफ्तगू अच्छी करने का मतलब ये नहीं होता कि लोगों की यादाश्त कोई खुदा न खासा कम हो गई है या लोगों के सामने चीजें नहीं है। ये हाथ कंगन को आरती किया, पिछले 14 साल से सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। तो जो सिंध के लोगों का, अर्बन सिंध का और रूरल सिंध का जो हशर इन्होंने किया हुआ है, पीपल्स पार्टी की मकबूलियत वहाँ सारे लोगों के सामने है। अभी जिस तरह आपने देखा कि वहाँ मैट्रिक और एसएससी के इम्तहानात में पूरी नौजवान नस्ल सिंध की, मतलब मेरे लिए सुर्खी का मकाम है कि पूरे सिंध में बाकायदा गवर्नमेंट के ऑफिशियली झंडे तले नकल करवा के बच्चों को पास करवाया जा रहा था। तो ये वो फ्यूचर की लीडरशिप सिंध में पैदा की जा रही है पीपल्स पार्टी की लीडरशिप में। तो इस माइंड सेट से आप अंदाजा कर ले कि हालात कश्मीर में क्या होने थे। अभी खुशहाल में जो बाई इलेक्शन हुआ कुछ अर्सा पहले, तो पीपल्स पार्टी को 235 वोट मिले उस सीट पर। यहाँ जो इनको चंद सीटें मिल गई हैं, इन्होंने यहाँ बड़े माली तौर पर मुस्तहकम उम्मीदवार पुट किए
ठीक है, ठीक और है। कुछ जगहों पर लोगों ने वोट किया होगा। तो मैं समझता हूँ आने वाले दिन ये साबित करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिस तरह से आजाद कश्मीर में पजीराई मिली है, जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर का ये विजन है कि हमने पसमानदा इलाकों को और इन इलाकों को जिनको प्लान करके पसमानदा रखा गया, सिर्फ वोट बैंक के लिए यूज किया जाता था, वो साउथ पंजाब हो, वो इंटीरियर सिंध आज भी यूज हो रहा है, वो बलूचिस्तान के अंदरूनी इलाके हो, इस तरह से कश्मीर का। चले सिंध के ऊपर सिंध के ऊपर अभी मैं आऊंगा, ब्रेक के बाद मैं सिंध के ऊपर तो मैं आऊंगा, उसमें मुझे बात करनी है। अच्छा निसार चीमा साहब अभी कनेक्टेड नहीं है, प्लीज उनको कनेक्ट कीजिएगा, बल्कि मैं उनसे जानना चाहूंगा। अभी मैं सर मुझे एक पॉइंट और मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। नदीम भाई मुझे बताइएगा कि अभी कोई उम्मीदवार आपने सिलेक्ट कर लिया है वजीर आजम की पोजीशन के लिए आजाद कश्मीर में? देखिए इस वक्त 2 उम्मीदवार सरे फहरिस्त हैं। ठीक है। बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब और सरदार तनवीर इलियास। ठीक है। लेकिन चूंकि प्राइम मिनिस्टर ने क्योंकि बलूचिस्तान के मामले में भी फैसला एक बिल्कुल यंग फ्रेश शख्स के बारे में किया, जिस तरह से पंजाब में वो सरदार उस्मान बुज़दार साहब को उन्होंने नॉमिनेट किया, तो ये पूरी पार्लिमानी पार्टी ने उनको इख्तियार दिया है, उनका इख्तियार है भी सही, तो वो किसी का भी फैसला कर सकते हैं। लेकिन जो भी फैसला होगा वो कश्मीर के लोगों के लिए होगा, वो कश्मीर के लोगों की पसमानदगी को दूर करने के लिए होगा, वो कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए होगा, वो कश्मीर में हेल्थ फैसिलिटीज, एजुकेशन फैसिलिटीज और कश्मीर में आबी ज़खायर के हवाले से होगा। वो ये साबित करेगा आजाद कश्मीर की तरक्की मकबूजा कश्मीर के लोगों के लिए भी एक पैगाम होगी कि पाकिस्तान ही दोनों कश्मीरियों की मंजिल है। ठीक है। मकबूजा कश्मीर मैं ब्रेक पे मुझे जाना है, इसको हम कंटिन्यू करते हैं, लेकिन मैं आपकी जाती राय पूछ रहा हूं, आपको क्या लग रहा है कि कौन सा नाम सरे फहरिस्त है? उन 2 नामों में भी कौन सा नाम है जो आपको लग रहा है कि वो सिलेक्ट वो उसके चांसेस ज्यादा हैं? आपकी जाती राय? मुझे मेरी जाती राय में मैं सरदार तनवीर इलियास साहब को साहब, इनका नाम कल भी आया था, बल्कि जावेद मलिक साहब ने हमें ज्वाइन किया था, साबिक सफीर हैं पाकिस्तान के, एनालिस्ट भी हैं स्टार न्यूज के, उन्होंने भी कल यही नाम लिया था कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं इस पोजीशन के लिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो नाज़रीन यहाँ पे वक्त हो जाता है ब्रेक का, और ब्रेक से वापस आने के बाद मौजूद मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ तज्जियाकार भी हमें ज्वाइन करेंगे, इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, सिंध के हवाले से भी बात करेंगे, पीपल्स पार्टी के हवाले से भी। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए स्टार न्यूज पाकिस्तान। जी नाज़रीन वेलकम बैक, लौट कर वापस आ चुका हूं। मुझे कहते हैं आसिफ मलिक रियाज और प्रोग्राम है AM at 10 PM। इस वक्त मौजूद मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात जारी है। मैं जो कैंडिडेट अभी नदीम कुरैशी साहब ने जिन कैंडिडेट का जिक्र किया, मैं तनवीर साहब के हवाले से कुछ डिस्कस करना चाहूंगा। सबसे पहले तो सरबुलंद साहब से। सरबुलंद साहब जी मलिक सर, ये जो कैंडिडेट अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जिनका अभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि ये क्या आपको क्या लग रहा है इनके बारे में? क्या ये अच्छे कैंडिडेट हैं? एक मलिक साहब आपका बात बिल्कुल सही, इनका कैंडिडेट तनवीर इलियास साहब ही है। क्योंकि वो बंदा है, जब वो नून से टिकट मांग रहा था 50 करोड़ के एवज, कितने के जिस पर मरियम ने 50 करोड़ दे रहा था कि मुझे नून से सेनेट का टिकट दिया जाए, ये वो बंदा है जो कि करोड़ों अरबों रुपए ये एक किस्म का कश्मीर के इलेक्शन का ATM के तौर पे इस्तेमाल हो चुका है। तो ये तो सारा पाकिस्तान को मालूम है कि तहरीक इंसाफ का जो इन्वेस्टर है कश्मीर के हवाले से वो तनवीर इलियास है, और वही जो है कैंडिडेट है वजीर आजम का, क्योंकि इन्होंने करोड़ों रुपए इमरान को भी दिए है। तो सबसे पहली बात तो ये है, इमरान खान का वो बातें, वो मेरिट, वो सिलसिले जो इनके पुराने कारकुन थे उनका नाम निशान नहीं रहा। ये अभी आया और करोड़ों रुपए उन्होंने पार्टी की मद में इमरान खान को दिए, और कश्मीर में जो है इन्होंने करोड़ों रुपए इस्तेमाल किए हैं, और आने वाला वज़ीर आज़म भी ये होगा। और ये जो नून को, आप नून की किसी भी लीडरशिप से पूछे कि सेनेट के लिए इन्होंने 50 करोड़ का ऑफर किया था, जो कि नून के कुछ मैं नदीम भाई से पूछ रहा हूं, नदीम भाई ये क्या है? दूसरी बात, बैरिस्टर सुल्तान को हराने में इन्होंने खुद बड़ा रोल प्ले किया, लेकिन बैरिस्टर सुल्तान ने ये सीट जीत ली और बड़े मार्जिन के साथ जीत ली। और जब ये ऐलान करेगा तो ये हुकूमत नहीं बना सकेगा, इनसे टूटेगा, और इंशाल्लाह इधर पीपल्स पार्टी ही हुकूमत बनाएगी। अच्छा जी नदीम भाई, देखिए किसी शख्स के बारे में कोई राय देना
बगैर तस्दीक। सर ये कह रहे 50 करोड़ की टिकट खरीद रहे थे, PMLN ने मना कर दिया। असल में अभी सेनेट का इंतखाब हुआ जिसमें यूसुफ रजा गिलानी साहब इनकी पार्टी से उम्मीदवार थे। ठीक है। उनके बेटे की एक बड़ी हिस्टोरिकल ऑडियो वीडियो लीक हुई, इसमें वो अराकीन असेंबली को खुली ऑफर कर रहे थे और एक रुकन असेंबली जो सिंध से थे उनको फरमा रहे थे आपने जो पैसे लेने वो भी लें और बाकी आपको 10-10 करोड़ रुपए डेवलपमेंट फंड भी मिलेगा। अच्छा। साथ उन्होंने बड़ी तारीखी बात की थी, भाई 10 करोड़ में 50% तो आपका होगा। मतलब सिंध में जो डेवलपमेंट फंड लगता है उसमें से 50% लोगों की जेबों में जाता है। ये प्राइम मिनिस्टर, साबिक प्राइम मिनिस्टर, मौजूदा अपोजिशन लीडर सेनेट में और एक रुकन असेंबली फरमा रहे थे गुफ्तगू अपोजिशन लीडर के साहबजादे अली हैदर गिलानी। तो इससे बड़ा सबूत कोई नहीं है कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा पैसे के चले वो तो नदीम भाई आपने कह दिया, वो तो सबके सामने आया और उसको बड़ा कंडेम भी करना चाहिए। इस तरह की सियासत नहीं चाहिए, ऑफ कोर्स वोट नहीं खरीद सकते। लेकिन ये जो इन्होंने जो बात की इसको आप एग्री करेंगे या डिसएग्री करेंगे इस बात से? देखिए ये इस तरह की बातें ना लोग किसी के बारे में भी कर सकते हैं। 50 करोड़ की सेनेट की ऑफर की, 50 करोड़ की ऑफर की, ये मौजूद थे उस 50 करोड़ में, अंदाजा करें। मतलब क्या मैं सरबलंद साहब के बारे में कह दूं कि इन्होंने किसी को 2 अरब की ऑफर की, ये तो कोई बात नहीं है ना। मैं समझता हूं अभी कोई चीज फाइनल नहीं है। हमने देखना ये है कि कश्मीर के लोगों ने इन दोनों जमातों को जो 35-40 साल से पाकिस्तान के इक़्तिदार को सिर्फ अपने खानदान का हक समझती हैं, जिन्होंने यहाँ म्यूजिकल चेयर का एक गेम खेली हुई है, पहले कभी तू कभी मैं, इधर तुम इधर हम, ये सारा खेल अब खत्म होने जा रहा है। आप आने वाले दिनों में देखेंगे इंशाल्लाह 2023 में इनका सिंध से भी सफाया होगा। हाँ, इस पे मैं आता हूँ। अब ये अगला जो थोड़ा सा मौजूद मैं आपको चाहूंगा कि मैं इस पे बात करूं। मैं आसिम रजा का मुझे बताइएगा, आसिम रजा साहब ने ज्वाइन किया हुआ है मुझे, तो उनका मैं कमेंट ले लूं पहले, वरना मैं इस पे जाना चाहूँ। आसिम रजा साहब हमारे साथ हैं, लाइन पर हैं। अस्सलाम वालेकुम आसिम भाई। अस्सलाम वालेकुम आसिम भाई, आप मुझे सुन सकते हैं? आसिम रजा साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा जी, प्लीज चेक कीजिएगा, शायद उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। नदीम भाई अब मैं आऊंगा सिंध के हवाले से। शेख रशीद साहब ने भी ये बयान दिया है, इससे पहले भी 1-2 दफा हम ये इमरान खान साहब से भी हम ये सुन चुके हैं कि जी सिंध अगले इलेक्शंस में हमारा होने जा रहा है। सिंध तमाम तर सूबों से सिमट कर सिर्फ सिंध तक, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मैं बात कर रहा हूं कि तमाम सूबों से सिमट कर सिर्फ इनकी हुकूमत सिंध तक रह गई है, वो भी हम इनसे ले लेंगे। ये क्यों सर, क्या लग रहा है आपको? मतलब पीपल्स पार्टी, आपको लग रहा है कि आप सिंध से उसको हरा पाएंगे? देखिए मैं आपको एक अर्ज करूं, लोगों का जब तक लोगों को उनका हकूक नहीं मिलते, लोगों को उनकी राय लेने के लिए जब उनको मखसूस अंदाज से मैनेज किया जाता है और जब वो जंजीरें टूटती हैं, लोग अपनी मर्जी से वोट करते हैं। एक वक्त था कराची भी एक मखसूस जमात के शिकंजे में था। आपने देखा जब वो शिकंजा टूटा तो कराची के लोगों ने किस तरह मुख्तलिफ पार्टीज को वोट दिए। इसी तरह रूरल सिंध में भी बड़ी बेचारगी, बड़ी बेचैनी, बड़ी अफसुर्दगी है। आप यहाँ पंजाब में आए और पंजाब से जो आखिरी जिला है हमारे पंजाब का राजनपुर, जब यहाँ से जैसे आप सिंध में एंटर होंगे कश्मीर से आगे, आपको लगेगा आप किसी अंधेरी वादी में आ गए हैं। मगरिब की नमाज के बाद उस पूरे एरिया में वो 8, 10, 12 जिले हैं। ऐसे होता है जैसे आप रात के कुछ 3 बजे हुए हैं, सिर्फ मगरिब के बाद जिंदगी खत्म हो जाती है। ये चंद जिलों को, चंद शहरों को मैनेज करके पीपल्स पार्टी जो भुट्टो के नाम पर, बेनजीर भुट्टो की वफात के नाम पर वोट देती रही है, चीजें अब एक्सपोज होने जा रही हैं। हमारा मकसद को ये नहीं को हमको खुदा ना खास्ता सिंध के लोग भी हमारे भाई हैं और हम पीपल्स पार्टी की एज ए जमात इज्जत करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं और उस पीपल्स पार्टी की तो बहुत करते हैं जो जिसको भुट्टो लीड किया करते थे, जिसको बेनजीर ने लीड किया। अब ये शकील मेमन, अब ये जनाब अपना मुजफ्फर वैस तप्पी, पीर मजरुल हक और ये वाली जो पीपल्स पार्टी है, इसने अल्टीमेटली अपनी नेचुरल पॉलिटिकल डेथ की तरफ बढ़ना है। मैं पॉलिटिकल डेथ की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जब लोगों को पता चलता है कि इन हुक्मरानों का मकसद सिर्फ पैसा कमाना है, इन्होंने लोगों को पसमानदा रखना है। मतलब कितनी हैरान कुन बात है कि सिंध के वजीर आला मुराद अली शाह का जो आबाई हल्का है सेवन, जब सेवन में बम ब्लास्ट हुआ कुछ साल पहले, पूरे सेवन में एक हॉस्पिटल नहीं था, मरीजों को 4-4 घंटे की मुसाफत से हॉस्पिटल तक पहुंचाया गया। तो ये वो बातें हैं। आज आप देखेंगे कराची में जो आप बैठे हुए हैं, क्या वहां साफ पानी है पीने का अवेलेबल लोगों को? ठीक है, क्या हेल्थ फैसिलिटी है? नदीम भाई मैं आता हूं आपकी तरफ। बिल्कुल आपने वैलिड पॉइंट रेस किए, इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं बल्कि कमेंट ले लूं। पहले आसिम रजा साहब ने ज्वाइन किया, प्लीज मुझे बताएं। आसिम रजा साहब जी
सर वेलकम टू द शो, थैंक यू सो मच, आपने मुझे ज्वाइन किया। सर मैं अभी सिंध की तरफ बात चल रही है उसकी तरफ मैं आता हूं, लेकिन पहले मैं आपको कमेंट ले लूं, जरा जल्दी से बताइएगा। हमारे साथ नदीम कुरैशी साहब भी मौजूद हैं, निसार चीमा साहब को भी दोबारा हम कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और सरदार सरबुलंद खान साहब भी हमारे साथ हैं पीपल्स पार्टी से। सर ये कश्मीर, आजाद कश्मीर इलेक्शंस के हवाले से कल भी आपसे बात हुई, कल भी आपने बड़ा जबरदस्त तज्जिया किया। सर अभी जो नाम आए हैं सामने, एक तो उसका बताइएगा, और तनवीर साहब का नाम जो कि नदीम कुरैशी साहब ने कहा है कि जी वही होंगे, वो एक बड़ा कंट्रोवर्शियल सा नाम बन गया है। सरदार सरबुलंद साहब की तरफ से भी कुछ एलिगेशन कर रहा था, तो वो बीच में इंटरप्शन की वजह से मैं मुकम्मल नहीं कर सकता। सर प्लीज 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 मंजरनामा पूरा बयान करना चाह रहा था। प्लीज प्लीज कि सरदार तनवीर इलियास साहब जो हैं वो इस वक्त बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं। ठीक है। और उनके जो जलसे हुए उनके साथ कौन कौन गए, और ये तो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने भी इस बात का जिक्र कर दिया कि बैरिस्टर सल्तान महमूद और उनका नाम ज़ेरे गौर है। ठीक है। लेकिन एक और नाम है जो मेंबर से एमएलए जो इस वक्त सिलेक्ट हुए हैं उनको भी कंसीडर किया जा रहा है, तो ये थोड़ा सा ट्विस्ट है। अच्छा, ये आप एक ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं। जो पंजाब में हुआ था, अच्छा, अचानक बुजदार साहब आ गए थे, जिनको वसीम अकरम प्लस बोला गया। बिल्कुल। तो उसको अगर देखा जाए तो इस अंदाज में अभी एक ट्विस्ट आया है, और इन दो नामों के अलावा एक तीसरा नाम भी है, लेकिन सरदार तनवीर इलियास साहब ने बहुत बड़ी लॉबिंग की है। अच्छा, लॉबिंग की है। अच्छा जी, बहुत बड़ी लॉबिंग की है उन्होंने, टिकट लेने से लेके और अच्छा, एक एलिगेशन लगाया है सरदार सरबुलंद साहब ने कि जी पीएमएल-एन से 50 करोड़ के एवज टिकट मांग रहे थे, वो टिकट नहीं मिला, और सबको पता है ये बात। आपकी क्या राय है इस हवाले से? देखिए, जब डू एज द रोमन डू की बात की जाती है तो मैं पाकिस्तान में वो पहला शख्स था कि जिसके प्रोग्राम के अंदर सेनेट की सीट का रेट पता चला था, और मैंने अपनी आंखों से 25 करोड़ रुपए देखे थे पार्लियामेंट हाउस की पार्किंग के अंदर के, जो एक कैंडिडेट को वोट देने के लिए दिए जा रहे थे। और उन्होंने वोट ना देने के ऊपर कितने पैसे लिए वो उन्होंने मुझे नहीं बताया, लेकिन मेरे प्रोग्राम में जो पहली मर्तबा डिस्क्लोज हुआ था, मैं एक और चैनल में था, तो मेरे प्रोग्राम में प्राइम टाइम में आके उन्होंने कहा कि जी 25 करोड़ रुपए सिर्फ मुझे ऑफर दी गई थी। और ये मैं बात कर रहा हूँ 2010 के बाद जब सेनेट इलेक्शन हुए थे। अच्छा, अब उसके बाद से एक मुतवातिर चीजें चलती रही, ये 25 करोड़ तक गई बात, फिर 30 करोड़ पे 50 करोड़ तक आ गई। तो वो पीटीआई के तो उस वक्त कहीं एग्जिस्टेंस नहीं था ना, उसमें तो जो जमातें थी वो वही थी, दो जमातें जिसमें पीएमएलएन था या पीपल्स पार्टी थी, और वो एमएनए भी पीपल्स पार्टी के थे, जो कि फटा के थे। मैं उनका नाम नहीं लेना चाह रहा क्योंकि मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, लेकिन ये एक ओपन सीक्रेट है, वो मेरे प्रोग्राम में बोल चुके हैं। ज्यादा चट्टान, चले मैं नाम बता देता हूं। ठीक है, चले बात हो चुकी है, फिर पहली मर्तबा ये रेट हमें डिस्क्लोज किया था मीडिया में आके मेरे प्रोग्राम में। ठीक है। अब हम इन्वेस्टिगेट करते हैं तो पाकिस्तान की तारीख यहाँ पे सिर्फ सेनेट इलेक्शन, एमएनए या मिनिस्टर बनने के लिए हवाले से नहीं है। एक और बहुत बड़े प्रॉपर्टी टाइकून है जो कि एक मर्तबा सदर पाकिस्तान भी बनते बनते रह गए। अच्छा। ठीक है, उसके बाद जरदारी साहब खुद आ गए। उनकी मावनत से, उनकी सजेशन से, उनके पैसे लगने से या उनको पैसे देने से लोग मिनिस्टर लगते रहे पीपल्स पार्टी की दौर में और नून लीग के दौर में भी। ठीक है। तो भाई, जब इदारों के 52 सरबराह आप नहीं रखते, लेकिन जब उनको बिका, मतलब आप उनके प्राइस लगाते हैं कि किस इदारे का सरबराह किसने बनना है, तो वो भी बिकता है पाकिस्तान में। ठीक है। तो ये पाकिस्तान की सियासी हिस्ट्री है, बड़ी तल्ख है। तो अगर पीटीआई के अंदर कोई एक आध केस ऐसा देखते हैं तो वो सामने फिल्टर होके चीजें आ जाती हैं। आपको याद होगा कि इनके टिकट बिकने के हवाले से मैं विटनेस था 2013 के इलेक्शन में भी, उसके ऊपर स्कैंडल्स बने, इन्होंने अपने बंदों को भी निकाला। आपके 21 बंदे उन्होंने केपीके से भी निकाले थे। ठीक है, ये भी आपको याद होगा जब सेनेट के इलेक्शन होते थे। तो अभी जो केपीके में सेनेटर इलेक्शन हुए या फिर आपके उससे पहले सेनेट इलेक्शन हुए, तो उधर मेंबरान नून लीग के कैसे बन गए जिनके वोट ही नहीं थे। और उसके बाद पंजाब में इस दफा क्या हुआ, क्या जादू की छड़ी चलाई चौधरी शुजात ने या परवेज इलाही साहब ने। ठीक है, तो मुझे जरा कश्मीर का बताएं कि आपको क्या नाम लग रहा है, कि कौन सा नाम, आप जो तीसरे नाम का जिक्र कर रहे हैं तो वो नाम भी बताइएगा, और आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि वो जो है वो वज़ीर देखिए, इमरान खान साहब का एक बड़ा एक अहम जैसे कह सकते हैं ना कि माइंडसेट जिसको मैं रीड करता हूं, मेरी क्योंकि उनसे पर्सनल जो 1-on-1 मुलाकातें भी रही हैं, वो अचानक से एक तीसरी ऑप्शन लेकर आते हैं। ठीक है। जैसे पंजाब के केस में हुआ था। लेकिन मैं आपको अभी भी बता रहा हूं कि सरदार तनवीर इलियास बहुत स्ट्रॉन्ग केस हैं, क्योंकि उनके साथ बहुत सारी ऐसी लोग और ताकतें मौजूद हैं जो कि उनको प्रमोट कर रही हैं या उन्होंने लॉबिंग बहुत स्ट्रॉन्ग। मैं नदीम साहब से पहले पॉइंट ले लूं जरा। नदीम साहब, सर, ये किसी तीसरे नाम का भी जिक्र हो रहा है जो भिंबर से ताल्लुक रखते हैं। आसिम रजा साहब सीनियर एंकर पर्सन भी हैं, तज्जियाकार भी, उन्होंने बताया
कि एक और नाम भी ज़ेरे गौर है, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? लेकिन वो कह रहे हैं तनवीर इलियास साहब अभी भी टॉप पे ही हैं। देखिए, मैं आपको एक अर्ज करूं, मैंने ना तो कोई टॉप रैंकिंग बताई है, मैंने आपने मुझसे सवाल किया कि जी कौन से नाम अंडर सर वो टॉप रैंकिंग मैंने अब बनानी ना, आप भी वही कह रहे हैं, वो भी वही कह, तो मेरे हिसाब से वो टॉप आसिफ रज़ा साहब ने जो फरमाया कि जी कोई तीसरा नाम भी डिस्कस हो रहा है, तो मुझे मेरी आज शाम में एक बात हुई एक जगह पर, तो वहां ये कोई और 2-3 नाम भी अंडर डिस्कशन है। अच्छा। लेकिन ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का अपना डोमेन है, वो उनका प्रोगेटिव है कि वो किस शख्स को वहां समझते हैं कि आजाद कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बहुत काम होने वाला है, आजाद कश्मीर में एजुकेशनल और हेल्थ फैसिलिटीज के हवाले से बहुत काम होने वाला है। वो किस शख्स को समझते हैं कि वो दिन रात, क्योंकि माजी में जो आजाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर थे, उनके डेरे तो इस्लामाबाद में हुआ करते थे। ठीक है। वो तो सिर्फ वहां को कैबिनेट मीटिंग के लिए या ऐसे किसी त्योहार पर वहां ईद और जुमे की नमाज के लिए शायद जाते हो। अमूमी तौर पे कश्मीरी जितनी लीडरशिप थी आजाद कश्मीर की, वो तो यहाँ इस्लामाबाद में विराजमान रहती थी। तो मैं समझता हूँ खान साहब का उस्मान बुज़दार की नॉमिनेशन में भी एक ही पॉइंट ऑफ व्यू था कि पसमानदा इलाके से किसी एक फ्रेश फेस को लाया जाए ताकि वो उन इलाकों में तरक्की के जाल बिछा सके, उन इलाकों तक लोगों की प्रमोशन में रोल प्ले कर सके जहां तरक्की पहले नहीं पहुंची। अच्छा, अब मेरा अगला सवाल इसी से रिलेटेड एक और सवाल है। अब साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि सरदार तनवीर साहब ने लॉबिंग की है, स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं, बहुत लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि इमरान खान साहब कॉम्प्रोमाइज भी कर सकते हैं, या नहीं जी वो अपनी जिद के पक्के हैं कि नहीं भाई जो मैंने कैंडिडेट कहा है, चाहे अगला शख्स जितना ताकतवर है, जितनी लॉबिंग की हो, जितनी उसकी सपोर्ट हो, मैंने जो अपना कैंडिडेट लाना है मैं वही लाऊंगा? मलिक साहब 100% मुझे ये इस बात का यकीन है कि खान साहब डिसीजन करेंगे कश्मीर के लोगों की बेहतरी को देखते हुए, ना किसी के स्ट्रॉन्ग होने को देखेंगे, ना किसी की लॉबिंग को देखेंगे। अभी सेनेट के इलेक्शन में मुल्तान से बिल्कुल मेरी बात सुनिए ना, मुल्तान से सेनेट के इंतखाब में बिल्कुल एक नौजवान शख्स को टिकट दिया गया जो पार्टी के वर्कर थे। इसी तरह लाहौर से एजाज चौधरी साहब को टिकट दिया गया और वो जीते, जो पार्टी का फेस थे, पंजाब के प्रेसिडेंट थे तरीके इंसाफ के। और मुल्तान में नवाज भप्पी को टिकट दिया गया। यहाँ दोनों जगहों पर बड़ी लॉबिंग वाले लोग मौजूद थे जो टिकट के उम्मीदवार थे, और बड़ी अफवाहें थी कि इन्होंने बड़ी ऑफर की है। मैं तो खुशाइन करार दूंगा मैं इसको, बहुत अच्छी बात है। इमरान खान साहब की पहले आपको याद होगा उनके बयानिए में एक चीज थी कि पाकिस्तान में नए चेहरों को मैं मौका दूंगा, निचली सतह के लोगों को मैं ऊपर लाऊंगा, उनको ऐवानों में बिठाऊंगा। ये तो उनका एक इलेक्शन कैंपेन के दौरान एक बयानिया भी था। अब सरदार सरबुलंद साहब। जी मलिक साहब। सर पीटीआई वाले कह रहे हैं सर सिंध ले रहे हैं आपसे अगले इलेक्शंस में, आपने तो कोई मलिक साहब मैं थोड़ा इस चीज को कमेंट्स करता हूं कि ये वजीर आजम के हवाले से आजाद कश्मीर का ये भाई जो आसिम भाई था या नवीद भाई था, वो जो यहाँ पे बात कर रहा था कि वो बड़ा मेरिट को देखता है, वो दौर गया उसका मेरिट का। क्योंकि ये जब पहले इन्होंने कुछ जगहों पे ऐसे सिलसिले कर लिए थे, इसके बाद जो है इमरान खान का सारा सिलसिला जो है वो अब मेरिट से हट के खेल रहा है, वो अपनी जाती मफाद को देख रहा है। ये ला रहा है इसी तनवीर इलियास को, क्योंकि उसको ने इसको अरबों रुपए दिए हैं इमरान को, तो वो लाजमी बात है उसी को ही लाएगा। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जब वो इसको लाएगा तो बैरिस्टर साहब के जो 12 से 13 मेंबर्स है वो इनको अलविदा कहेंगे और ये हुकूमत नहीं बन सकेगी कश्मीर। अच्छा, आप कह रहे हैं हुकूमत ही नहीं बन सकेगी, ठीक हो गया, चलें। हाँ बिल्कुल नहीं बन सकेगी, क्योंकि जो ये पैसों की बलबूतों पे कैंडिडेट को ला रहा है तो कश्मीर का ये वज़ीर आज़म नहीं बन सकेगा। दूसरी बात ये है कि आप सिंध के हवाले से आपने बात की है, यहाँ पे तहरीक इंसाफ का साथी ने भी बात की है कि हम सिंध भी लेंगे। मैं तो इनको परेशान हूँ कि ये अभी तक वो लोग पता नहीं किस ख्वाब में हैं। यहाँ पे तो मैं ये कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह आने वाला इलेक्शन में पीके पीपल्स पार्टी का होगा, पंजाब पीपल्स पार्टी का होगा, वजीर आजम बिलावल भुट्टो जरदारी होगा। ये मैं आपको आज ये दावा कहता हूँ कि जब भी इलेक्शन होगा, चाहे साल के बाद हो चाहे 2 साल के बाद हो, वजीर आजम इस मुल्क का बिलावल भुट्टो जरदारी होगा। क्योंकि इमरान खान ने जो नौजवानों के साथ जो वादे किए थे और सिंध के हवाले से जो खुद
आज वज़ीर आला को हर चीज पे, हर मीटिंग्स में, हेल्थ के हवाले से आप देख रहे हो कि सिंध पाकिस्तान में हेल्थ की सबसे अच्छी सहूलियत सिंध में है। NICVD जो कि वहाँ पे सिंध में बनाई गई थी, सारे पाकिस्तान के अवाम वहाँ पे जाते हैं और मुफ्त इलाज होता है। तो सिंध तो आप दूर की बात, मैं ये कहता हूँ कि PK इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी, वज़ीर आज़म पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह। भाई KPK आपके हाथ से जा रहा है, आप KPK की फिक्र करें, सरबुलंद साहब ये कह रहे हैं। मैं सरबुलंद खान से पूछूंगा, कोयटा का मौसम तो ठीक है ना? ज्यादा सर्दी होने की वजह से या ज्यादा गर्मी होने की वजह से फसल सीधी तौर पर डिस्टर्ब हो जाता है। मेरे भाई सरबुलंद साहब मौसम पूछ रहा था, अच्छा है वहाँ पे? मेरे भाई मौसम बहुत अच्छा है, यहाँ पे ज्यादा गर्मी नहीं है, इसलिए हम बड़े होश आवाज में आपको बता रहे हैं कि आपके हाथ से पाकिस्तान की सियासत निकल रही तहरीक इंसाफ के हाथ से। चले सर, ये तो होश आवाज में बता रहा हूं। आसिम भाई का इस पे थोड़ा सा तज्जिया ले लूं, मुझे प्रोग्राम वाइंड अप भी करना है। आसिम भाई जी जी सर, सिंध के बारे में बड़े बयानात आ रहे हैं PTI के कि अगला जो हमारा टारगेट है वो सिंध है। सिंध अब हम तहरीक इंसाफ जो है वो प्रॉपरली क्लीन स्वीप करेगी। क्लीन स्वीप भी कहा गया है कि हम प्रॉपरली अपनी हुकूमत बनाएंगे। आपको क्या लग रहा है सर? देखिए, दावे तो कोई भी कर सकता है और उसमें पाबंदी कोई नहीं है, ख्वाब देखने में कोई पाबंदी नहीं है। अच्छा। लेकिन प्रैक्टिकली जब बात की जाती है तो जो पीपल्स पार्टी का इस वक्त हाल हुआ, उसकी वजह जो भी कह लें, लेकिन उसमें जिन नामों का अभी हमारे एक भाई जो बता रहे थे मुजफ्फर टप्पी साहब के हवाले से या अद्दी के हवाले से या पीर मजरुल हक के हवाले से, वो जो नजरियाती लोग थे वो अब इनके साथ नहीं है, जो कि भुट्टो साहब या फिर बेनजीर भुट्टो साहबा के साथ थे। अब पीपल्स पार्टी को हम सिंध की हद तक देख रहे हैं, लेकिन इस मर्तबा गिलगित इलेक्शन में और कश्मीर में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। आगे आने वाला जो दौर है वो आपको बल्ला और तीर एक साथ नजर आएगा। क्या बल्ला और तीर एक साथ नजर आएगा? अच्छा जी, एग्जैक्टली। सिंध की जो सूरत हाल है, मैं जरदारी साहब की जो खेलने की एक जो सलाहियत है उसके ऊपर मैं उससे बहुत कन्विंस्ड हूँ। क्योंकि मसालेहत, मफाहमत और कंप्रोमाइज का सिलसिला आपको सिंध में ANP और MQM साथ साथ नजर आए, जबकि एक ही कुएं से अपना हिस्सा निकालने वाली वो दोनों जमातें थी। और जितना 25-25-100 बंदे टारगेट के लिए किलिंग हुई कराची में, सुप्रीम कोर्ट ने भी इनिशिएटिव लिया और आपके सामने है सारे केसेस। लेकिन जरदारी साहब ने खूब चलाया, KPK को भी और सिंध को भी। तो यही सूरत हाल इस वक्त जरदारी साहब की है कि वो नेशनल लेवल पर खेल रहे हैं और उन्होंने अपना एग्जिस्टेंस रखना है। सिंध में ये श्रिंक हुए, आप GDA को देख लें, ठीक है, MQM को देख लें, उन्होंने जोर लगाया। लेकिन उसके बाद जो सूरत हाल आपको नजर आएगी उसमें मैं आपको ऑल ओवर द पाकिस्तान नेक्स्ट बता रहा हूँ कि आपको बल्ला और तीर एक साथ नजर आएंगे। नदीम कुरैशी साहब, क्या लग रहा है आपको? आसिम साहब ने तो कह दिया आप तो मिलने वाले आपस में। देखिए, आसिम साहब की ये एक इनकी अपनी एक राय है और इमरान खान साहब उन्हीं के साथ इल्हाक करेंगे कभी या सीटों पे कॉम्प्रोमाइज करेंगे जिनको वो नहीं दे रहे? और मैं आपको एक लफ्ज कहूंगा, एब्सोल्युटली नॉट। गिलानी वो कह रहे हैं गिलानी साहब को कैसे बना दिया %? अच्छा, ठीक है। एग्जिस्टिंग सिस्टम के खिलाफ हमने 25 साल जंग लड़ी और अभी तक लड़ रहे हैं। मैं खुद ग्रास रूट लेवल का पॉलिटिकल वर्कर हूँ, पार्ट ऑफ द असेंबली हूँ, सिर्फ इमरान खान के नजरिए पर। ठीक है सर। मैं ज्यादा तौर पर समझता हूँ अगर किसी जगह पर कोई पॉलिटिकल कंप्रोमाइज इस नोयत का होता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो वर्कर क्लास है वो उसको किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं करेगी। और मैं इमरान खान साहब का जो माइंडसेट, मैं एक ऐसी कमेटी का हिस्सा हूँ जिसको खुद खान साहब आप इसको रिजेक्ट कर रहे हैं, आपको लग रहा है ऐसा कोई मैं समझता हूँ ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। हमने इंशाल्लाह आने वाले दिनों में सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नजरिए के मुताबिक आगे बढ़ना है। ठीक है। जहां तक सिंध की बात है, सिंध के हालात खुद लोगों को मजबूर करेंगे कि इनके शिकंजे से बाहर निकले। ये जो बिल्कुल अदी और मुजफ्फर अवैस टप्पी और शकीर मेमन और उजैर बलोच और ये जो 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 भानवती का कुर्बा जरदारी साहब ने इकट्ठा किया हुआ अपने के डॉक्टर आसिम हुसैन टाइप लोग जिन्होंने सिर्फ पैसे कमाए, इन्हीं की वजह से आपको लग रहा है कि सिंध भी इनसे चला जाएगा। जी, मुझे वाइंड अप करना है सर, लास्ट मिनट है जी। सरबुलंद साहब, सर लास्ट कमेंट। जी मलिक साहब, ये तहरीक इंसाफ का भाई जो है हमारा, ये पता नहीं है वो फलसफायाना बातें कर रहा है। अभी जो कश्मीर में इमरान खान साहब का जमीयत के साथ इत्तेहाद हुआ, इनका और जमीयत का इत्तेहाद का क्या ताल्लुक है? इस इलेक्शन में उन्होंने इत्तेहाद कर लिया। ये बोलता है कि इमरान खान साहब की सोच को मैं जानता हूँ, यहाँ पे इसका सोच कहाँ पे चला गया?
अच्छा वो कह रहे हैं गिलानी साहब कैसे बन गए, चलें ठीक हो गया। अब मैं इस पे हमारी पार्टी तो हमेशा मुफाहिमत, सर प्लीज पार्टी को मुफाहिमत को हम हमेशा यकीन रखते हैं। हम पाकिस्तान के साथ जो हुकूमतें हैं उनको चलाने में रोल प्ले करते हैं। रह गया इनका अपने मेंबर किधर है भाई, इनके पास तो सारे पीपल्स पार्टी और नून वाले सारे बैठे हैं। ठीक हो, चलें वही वाला पुराना वो सिलसिला शुरू हो गया, इस पे हम दोबारा बहस करेंगे। जी 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 जी, इस पे ठीक हो गया। हुकूमत बनाने में तो हमारे लोग ही आपके लोग ही वहां चले गए सारे। चले वो क्यों गए, इसकी भी वजूहत होनी चाहिए ना, वो गए क्यों है, सबसे बड़ा सवाल ही पैदा होता है। हमारे पास होंगे, इनके पास 2-3 सीट पूरे पाकिस्तान में नहीं होंगे, ये कहाँ के ख्वाब देख रहे हैं। चलो ठीक हो गया सर, आपका बहुत शुक्रिया। सरदार सरबन साहब बहुत शुक्रिया, आसिम रजा साहब बहुत शुक्रिया, नदीम कुरैशी भाई बहुत शुक्रिया, निसार चीमा साहब हमें दोबारा ज्वाइन नहीं कर सके, उनका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन यहाँ पे बिल्कुल वक्त नहीं है मेरे पास, मुझे प्रोग्राम वाइंड अप करना है। इंशाल्लाह आपसे होती कल मुलाकात। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, फी अमान अल्लाह।